नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज मैं आपके लिए फिर से एनसीईआरटी बुक्स का मतलब बुक्स लेके आई हूँ और इसे आज हम फिर से पढ़ेंगे। और मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, आप उन्हें भी अवश्य देखें। और आपके पास समय बहुत कम है तो तैयारी अपनी बेहतर बनाने के लिए आप इन वीडियो को अवश्य देखें। तो चलो शुरुआत करते हैं। आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज मैंने पक्षियों पर आपका चैप्टर लिया है। आपके पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, दोपहर के ठीक 3 बजे हैं। आकाश में एक भी बादल नहीं है, सूरज तेज चमक रहा है। गौरैया, फाख्ता, शक्करखोरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हैं। कुछ पक्षियों ने तो अपना घोंसला भी बना लिया है। कुछ घोंसलों में अंडों से बच्चे भी निकल आए हैं। उन नन्हे बच्चों के माँ बाप उन्हें तरह तरह के कीड़े और अन्य चीज़ें खिलाने में व्यस्त हैं। यानी जो पक्षी होते हैं वो क्या खाते हैं? वो कीड़े मकोड़े खाते हैं। हमारे आंगन में भी फाख्ता का एक बच्चा हुआ है। उसके घोंसले में अभी एक अंडा पड़ा है। लगता है उसकी माँ ने इसे अभी ठीक से सेया नहीं है। गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं। इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचड़ी इंडियन रोविन ने अंडे दिए हैं। तो आपका प्रश्न बनता है कि ये जो कलचड़ी होती है तो ये अपने मतलब अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो ये अपना घोंसला बनाती है सड़क के किनारे पत्थरों के खाली बीच। ठीक है, यानी पत्थरों के बीच जो खाली जगह होती है वहाँ ये कलचड़ी अपना घोंसला बनाती है। बच्चू भाई ने मुझे जगह दिखाई। मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा। घोंसला घास से बना है। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा है। कलचड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है। यानी कलचड़ी घोंसला अपना किस किस से बनाती है? तो ये जड़ें, ऊन, बाल, रुई और नाजुक टहनी, ठीक है, पौधों की नाजुक टहनी के ऊपर और ये अपना घोंसला बनाती है। और ये अपने घोंसला जड़ों के, ऊन से, बाल से, रुई यानी ये सारी चीज़ें लेके आती है और इनसे अपना घोंसला बनाती है। अभी थोड़ा हमने फाख्ता के बारे में आपको नहीं बता पाया। ये देखो, ये फाख्ता है और ये अपना मतलब घोंसला कहाँ बनाती है? ये खाली जो खंडर घर होते हैं या आंगन होते हैं तो यानी ये घरों में घोंसला बनाती है। और ये देखो अपनी जोड़ी बनाकर हमारे आंगन में भी, यानी ये घरों में अपना घोंसला बनाती है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। कलचड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है। आखिर उसके बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए। कलचड़ी कोए जैसी नहीं है। कोए के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती है। यानी कोए के घोंसले में आपको क्या मिलता है? लोहे का तार मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि लकड़ी के तार किसके घोंसले में मिलते हैं और फाख्ता अपना घोंसला कहाँ बनाती है, कलचड़ी अपना घोंसला कहाँ बनाती है। कलचड़ी के घोंसले में मैंने एक बच्चा भी देखा। वह अपनी चोंच फाड़ कर बैठा था। उसकी चोंच अंदर से लाल थी। कुछ देर बाद कलचड़ी कहीं से उड़कर आई और बच्चे के मुंह में कुछ रखा। शायद कुछ छोटे छोटे कीड़े होंगे। तब तक शाम हो गई। कलचड़ी भी अब अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठ गई। तुम जानते ही हो कोयल बहुत मीठा गाती है, पर क्या तुम्हें पता है वह अपना घोंसला नहीं बनाती। वह कोए के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। और यहाँ से सीटेट में आपका प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता, या फिर ऐसा कौन सा पक्षी है जो कोए के घोंसले में अपने अंडे देता है, या फिर कौवा अपने अंडों के साथ साथ और किस पक्षी के अंडों को सेता है। इस तरीके से आपके प्रश्न बनते हैं। तो इन्हें आप नोट्स कर लें या फिर वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देख लें। यानी 2 बार तो ज़रूर देख लें या फिर आप इससे ज़्यादा भी बार देख सकते हैं। नज़दीक में एक छोटा सा पेड़ है। उसकी एक डाल से घोंसला लटका हुआ है। पक्षियों में भी कितना अंतर है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में।
गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है। वह कहीं भी घोंसला बना लेती है। अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है। पुराने मकान या खंडहरों में बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। अब देखो ये आपको दिया गया है, यानी जो भी मतलब आपका कौवा होता है, तो कौवा अपना जो घोंसला बनाता है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। और यहाँ से आपका सीटेट में बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है। भागता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। और ये गौरैया जिसको गाँव की भाषा में हमारे यूपी में चिरैया या चिरौटा बोलते हैं, ठीक है, और इसका असली नाम गौरैया होता है। और ये घरों में अपना घोंसला बनाती है, यानी अलमारी के पीछे भी बना लेती है, आईने के पीछे बना लेती है, ठीक है, आलों में बना लेती है। और कबूतर भी अपने घोंसले इसी तरीके से बनाते हैं, लेकिन ये पुराने मकान के खंडहरों में बनाते हैं। और बसंत गौरी और ये गहरे यानी तने में छेद करके और अपना उसमें अंडे रखती है। दर्जन चिड़िया का तो जैसा नाम वैसा काम, ठीक है, ये दर्जन चिड़िया होती है और वह अपने नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यानी दर्जन चिड़िया होती है, वो 2 या 3 पत्तों को लेके छिलती है और फिर इसी से उसका वो घोंसला बनाती है। ये देखो, ये दर्जन चिड़िया का आपको घोंसला दिख जाएगा, इस तरीके से ये बनाती है। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। उसी शाम हमने एक डाल से टंगा शक्करखोरा का घोंसला देखा। अब ये शक्करखोरा का घोंसला है, ये देखो, इस तरीके के आपने घोंसले बहुत गांव में देखे होंगे टंगे हुए, और ये बिल्कुल उससे बने होते हैं, घास के तिनकों से। क्या तुम जानते हो कि घोंसला किन चीजों से बनता है? घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। यानी इतनी सारी चीज़ों को ये चिड़िया है अपनी चोंच से चुन चुन के लेके आती हैं और इस तरीके से अपना घर तैयार करती हैं। हम एक मतलब ईंट का मकान बनाने के लिए और उसमें इतनी मेहनत करते हैं। सोचो कि ये इतने छोटे छोटे पक्षी और इतनी बारीकी से अपना ये घर बनाते हैं, तो इससे हमें एक सीख मिलती है कि यानी जब ये इतने छोटे पक्षी चोंच में बार बार एक एक तिनका ला ला के अपना घर तैयार कर सकते हैं, तो ऐसे ही हम छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ के छोटी छोटी तैयारी के साथ हम भी अपनी मंजिल को पा सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और अपनी तैयारी में लगे रहना चाहिए। चाहे हमारे पास कितना भी मतलब कम समय है, लेकिन फिर भी हमें अवश्य पढ़ना चाहिए और अवश्य अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहिए। मैंने दूरबीन से देखा, उस घोंसले में एक बच्चा भी था। घोंसले के एक तरफ छोटा छेद था, वहीं बच्चा बैठा था अपनी माँ और खाने के इंतजार में। उसको और काम भी क्या होगा, खाना और सोना। क्या तुम बीवर पक्षी के बारे में जानते हो? सभी नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। यानी ये बीवर पक्षी होता है और वो इस तरीके से ये घर बनाता है। आजकल सब पक्षी बहुत व्यस्त हैं। घोंसला बनाना और अंडे देना तो ये पहला कदम है। बड़ी मेहनत से बनाए गए घोंसलों में बच्चों को ठीक से पालकर बड़ा करना बहुत मुश्किल काम है। पक्षियों के कई दुश्मन हैं, मनुष्य और दूसरे जानवर भी। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। यानी मनुष्य के साथ साथ जानवर भी हैं, जैसे कौवा है, गिलहरी है, बिल्ली है और चूहे, ये मौका देखते ही क्या करते हैं, पक्षियों के अंडों को चुरा लेते हैं, कई बार घोंसले भी तोड़ देते हैं। इन सब से बचकर रहना, खाना खोजना, घोंसला बनाना, अंडे सेना और बच्चों को पालकर बड़ा करना, ये हर एक पक्षी की परीक्षा है। फिर भी ये खुलकर गाते हैं और पंख फैलाकर उड़ते हैं। अच्छा, तो सलाम तुम्हारे गिजू भाई का आशीर्वाद। गिजू भाई बदेका ने ये पत्र कितने साल पहले लिखा था? इस तरीके से आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो। और ये गिजू भाई बदेका थे, तो इन्होंने बहुत सारे पक्षियों पर
रिसर्च किया इन्होंने कितनी तरह के पक्षी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने अपने घर या आसपास की किसी पक्षी का घोंसला देखो, ध्यान रहे घोंसले के बहुत पास नहीं जाना, उसे छूना भी नहीं। गलती से छू लिया तो फिर पक्षी घोंसले में दोबारा नहीं आएंगे। यानी जो पक्षी होते हैं वो अपने अंडों को सेते हैं, अगर उनके अंडों को कोई छू लेता है तो फिर वो उसको सेते नहीं है, यानी फिर उसमें बच्चा नहीं बनता है। इसलिए हमें कभी भी उनके घोंसलों को नहीं छूना चाहिए, उनके अंडों को नहीं छूना चाहिए। और अब हम पढ़ेंगे फुलवारी। और यहाँ से भी आपके सीटेट में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं, ये फूलों की घाटी कहलाती है। यानी ये फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। और यहाँ क्या है? ये फूल ही फूल है। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। ये सब सपने जैसा लगता है। हाँ, इस घाटी में भी इतने सारे फूल साल में कुछ हफ्तों के लिए ही खिलते हैं। यानी ये जो उत्तराखंड की घाटी है इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। और यहाँ बहुत मतलब जो फूल खिलते हैं ये साल में कुछ हफ्तों के लिए ही खिलते हैं। तो आप बच्चों से एक्टिविटी करवा सकते हो कि क्या तुमने कहीं बहुत सारे फूल देखे हैं और कहाँ देखे हैं। इस तरीके से आप उनको लिखने के लिए दे सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो। तुमने कितने रंगों के फूल देखे हैं, उनके नाम लिखो, किस किस रंग के फूल हैं, गिनती करके बताओ। क्या तुम्हारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फूलों के डिजाइन बने हुए हों। इस तरीके से आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो। तो बच्चा आपको अवश्य बताएगा कि कपड़े होते हैं, चादर है, फूलदान है, इन पर बहुत फूल बने होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं मधुबनी चित्रकला की। और इस मधुबनी चित्रकला से सीटेट में आपका प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ये चित्र है आपका, इसे आप ध्यान से देख सकते हो। यानी इसमें क्या है कि इसमें आपके पक्षी हैं यानी जानवर हैं और आपके इनसे ये एक चित्रकला बनाई जाती है। यहाँ दिखाए गए डिजाइन को मधुबनी कहते हैं। ये चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ये चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य कहीं जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। और अर्थात ये बिहार का जो जिला है मधुबनी, वहाँ पहले क्या होता था कि कोई भी त्योहार होता था तो घरों की दीवारों पर कच्ची दीवारें होती थी। तो इस तरीके से रंग तैयार करके और फिर दीवारों पर इस तरीके से चित्र बनाए जाते थे, घरों को सजाया जाता था। और अब इसी को क्या है ये मधुबनी नाम से ये प्रसिद्ध हो गई है। आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो कि आप अपने आप कोई डिजाइन बनाओ, उसमें रंग कलर कर सकते हो। आप बच्चों से इन फूलों के नाम पूछ सकते हो, कौन कौन से फूल हैं और फूलों से मतलब हम और हमें क्या क्या प्राप्त होता है। इस तरीके से आप बच्चों से एक्टिविटी करवा सकते हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि फूलों से हमें और क्या क्या प्राप्त होता है। चलो इसके बारे में देखते हैं। तुमने कलियां भी देखी होंगी। अगर स्कूल में या घर में आसपास कहीं फूल पौधे हों तो उनकी कलियों को देखो। ठीक है, इस तरीके से आप बच्चों से एक्टिविटी करवा सकते हो। अब है यहाँ आपका है इतने सारे इस्तेमाल, यानी फूलों के कितने और किस किस चीज़ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी फूलों से हमें रंग भी प्राप्त होता है। मधुबनी जो चित्रकला है वो फूलों के रंग से ही बनाई जाती है। इसके साथ साथ ही तुमने फूलों का कहाँ कहाँ इस्तेमाल देखा है? क्या तुम जानते हो फूल खाए भी जाते हैं? अर्थात ये जो हमारे फूल हैं ये खाए भी जाते हैं। तो अब ये कहाँ कहाँ खाए जाते हैं, चलो इस पर चर्चा करते हैं। और यहाँ से सीटेट में आपके प्रश्न पूछे भी गए हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को उठा के देख लीजिए। मैंने ईवीएस की कहीं प्रैक्टिस सेट आपको लगवा रखे हैं प्रीवियस ईयर्स के।
उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है। यानी उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। केरल की यामिनी अपनी अम्मा से केले के फूलों की सब्जी बनाने की फरमाइश करती है। यानी केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। महाराष्ट्र की ममता और ओमर को सहजन के फूलों के पकौड़े बहुत पसंद हैं। यानी महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। क्या तुम्हारे घर में भी किसी फूल की सूखी सब्जी, सालन, तरीदार या चटनी बनाई जाती है? पता करो। बहुत सी दवाइयों में भी फूलों का इस्तेमाल होता है। किन्हीं दो फूलों के नाम पता करो जो दवाइयों से इस्तेमाल होते हैं। इस तरीके से आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो। तो कौन कौन से फूलों से दवाइयाँ बनती हैं आप कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट में मैं आपको उसके रिप्लाई अवश्य दूंगी। तुम्हारे यहाँ गुलाब जल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? दवाई में, मिठाइयों में, लस्सी में या कहीं और? पता करो और कक्षा में एक दूसरे को बताओ। इस तरीके से आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो। तो अब चलो हम भी इत्र के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तुमने दादी माँ के कुछ नुस्खों के बारे में सुना होगा जिनमें फूलों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एक नुस्खा दिया गया है जिसमें गुलाब जल का इस्तेमाल किया गया है। गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो। इसमें कुछ बूंदें नींबू की डालो। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती। अब आप एक्टिविटी करवा सकते हो, बच्चों से पूछ सकते हो प्रश्न कि कुछ फूलों के नाम लिखो जिनसे तुम्हें लगता है कि इत्र बनाया जाता होगा। क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खुलने पर उसकी खुशबू का मजा लिया है? क्या तुम जानते हो इत्र की एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनती है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं। फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। और यहाँ से आपका प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में इत्र तैयार किया जाता है, या फिर इत्र के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मशहूर है। तो ये है आपका कन्नौज जिला। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो आप चैनल पर बने रहिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि डेली आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहेंगी। आपको NCERT सॉल्यूशन और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट कंटेंट पर वीडियो, और मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं। आप चैनल पर जाके सारी वीडियो अवश्य देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। और आप वीडियो को शेयर भी अवश्य किया करें और साथ ही साथ लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूला करें।